नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल साहित्य गंगा में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं हिंदी के भक्तिकालीन सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी और उनकी दो प्रसिद्ध पदों अर्थात कड़बक को लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो आइए सबसे पहले वीडियो के इस भाग में हम जिन निम्न बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे उनको देख लें। सबसे पहले संक्षेप में हम कवि मलिक मोहम्मद जायसी का जीवन परिचय देखेंगे। तदुपरांत पद की व्याख्या और उसके बाद पाठ में आए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। तो आइए संक्षेप में पहले कवि का जीवन परिचय देखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 15वीं सदी के उत्तरार्ध अनुमानतः 1492 में हुआ। जायसी का निधन अनुमानतः 1548 में हुआ। जायसी जी का निवास स्थान जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश है। पिता मलिक शेख ममरेश मलिक राजे अस्वरफ हैं। जायसी जी के गुरु सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर हैं। आपकी वृत्ति आरंभ में जायस में रहते हुए किसानी, बाद में शेष जीवन फकीरी में। बचपन में ही आप अनाथ हो गए। साधुओं फकीरों के साथ भटकते हुए आपका बचपन बीता। जायसी जी का व्यक्तित्व शारीरिक बनावट में वे चेचक के कारण रूपहीन तथा बाई आंख और कान से वंचित थे। मृदुभाषी, मनस्वी और स्वभाव से संत थे। जायसी जी की कृतियों में पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलाया, मसलानामा खंडित प्रति प्राप्त है। इसका ये है। इनके अतिरिक्त चंपावत, होलीनामा, इतरावत आदि कृतियां भी उल्लेख में आती हैं। तो दोस्तों, आइए अब पाठ में स्थित कड़बक के जो दो पद दिए गए हैं आपके पाठ्यक्रम में, उनको पढ़ के उनका भावार्थ देखते हैं। यहाँ प्रस्तुत दो कड़बक अर्थात दो पद जो हैं वो अलग अलग संकलित हैं। ये पद क्रमशः प्रारंभिक और अंतिम छत पद्मावत के हैं, किंतु कवि और काव्य की विशेषताओं को निरूपित करते हुए दोनों ही पद की व्याख्या अलग है। ये एक अद्वैत की व्यंजना करते हैं। प्रारंभिक पद स्तुति खंड से लिए गए हैं। पहले इस पद को पढ़ते हैं। एक नैन कवि मुहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जेहि कवि सुनी। चांद जैसे जग विधि अवतारा, दीन कलंक कीन उजियारा। जग सूझा एक ही नैनाहा, उवा सुख अस नख तन माहा। जो लही अम्बही डाभ न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। कीन समुद्र पानी जो खारा, तो अति भय असूझ अपारा। जो सुमेरु तिरसूल बिनासा, भा कंचन गिरि लाग आकाशा। जो लही घरि कलंक न परा, कांच होई नहीं कंचन करा। एक नैन जस दर्पण औत ही निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुख जो वही कई चाव। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले पद में स्थित कठिन शब्दों के अर्थ को देखें। गुणी अर्थात गुणी, गुणशाली। सोई अर्थात वही। जी अर्थात जिसने। जैस अर्थात जैसा। जग अर्थात संसार। विधि अर्थात ईश्वर। अवतारा अवतरण लिया, जन्म लिया। दिन अर्थात दिया। सूझा अर्थात देखा। उवा अर्थात उदित। सुख अर्थात शुक्र, शुक्र नाम का तारा ग्रह। नखतन माहा नक्षत्रों के बीच। जौलही जब तक। अम्बही अर्थात आम में। डाब अर्थात आम का नुकीलापन, फूटती हुई मंजरी। त्रिशूल अर्थात त्रिशूल। घड़ी अर्थात घड़िया, घड़िया जिसमें स्वर्णकार कोयले की आग सुलगाकर सोने को तपाकर खरा बनाते हैं। कलंक अर्थात कोयला। कांच अर्थात कच्ची धातु का कच्चा सोना। करा अर्थात खरा, कड़ा और कठोर। निर्मल अर्थात निर्मल, मैल से युक्त। पीर अर्थात पीड़ा। तो आइए अब भावार्थ देखें। प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत से ली गई हैं। यह पद्मावत का प्रारंभिक स्तुति खंड से लिया गया है। तो प्रथम कड़बक में कवि एक विनम्र स्वाभिमान के साथ अपनी रूपहीनता और एक आंख के अंधेपन को प्रकृति प्राप्त दृष्टांतों द्वारा महिमामंडित करते हुए
रूप से अधिक अपने गुणों की ओर लोगों का, समाज का ध्यान खींचते हैं और इन गुणों के कारण ही पद्मावत जैसी मोहक काव्य की रचना हो सकी, यह बताने का प्रयास करते हैं। तो कवि कहते हैं कि एक नैन कवि मुहम्मद गुनी सोई बिमोहा जेई कभी सुनी। कवि कहते हैं कि एक नैन के होते हुए भी जायसी गुणी हैं, अर्थात गुणवान हैं, जो उन्होंने ऐसे काव्य की रचना की और जो भी उनकी काव्य को, उनकी रचना को सुनता है वो मोहित हो जाता है। सोई बिमोहा जेई कभी सुनी, जो भी कवि या कोई भी उनकी रचना को सुनता है तो मोहित हो जाता है। चांद जैस जग विधि अवतारा, दीन कलंक कीन उजियारा। कवि कहते हैं कि ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा की तरह इस धरती पर उतारा है, अर्थात वे चांद के समान हैं। उन्हें चंद्रमा की तरह बता के कवि ने जिस गुण की ओर ध्यान को खींचने का और दुर्गुण को छिपाने का प्रयास किया है, वह कहते हैं कि दीन कलंक कीन उजियारा। लेकिन चंद्रमा में भी कलंक है, यद्यपि वह जगत को उजाले से परिपूर्ण करता है, तो मेरे पास भी एक कमी है, मुझ में भी एक कमी है, और वह कमी कवि अपने अंधेपन अर्थात एक आंख के कानेपन की ओर इशारा करते हैं और कहते हैं कि लेकिन फिर भी मेरे काव्य ने इस पूरे संसार को प्रकाशित किया है। आगे वे कहते हैं, जग सूझा एक कहीं नयनाहा, उवा सूक अस नखतन महा। जिस प्रकार अकेला शुक्र नक्षत्रों के बीच उचित है, उसी प्रकार कवि ने भी अपनी एक आंख से इस दुनिया को भली भांति समझ लिया। दोस्तों, कड़वक की इस पंक्ति को मैं थोड़ा व्याख्यायित करना चाहूंगी कि शुक्र एक आंख के माने जाते हैं, शुक्र की भी एक ही आंख है, लेकिन शुक्र एक चमकीला ग्रह है जो सभी ग्रहों में सबसे सुंदर है, जैसा कि कवि ने भी कहा है और ये विज्ञान भी कहते हैं। शुक्र से अपनी तुलना करते हुए दैत्य गुरु माने जाते हैं। ज्योतिष विद्या के अनुसार शुक्र एक मजबूत ग्रह कुंडली में होता है, तो इसलिए कवि ने अपनी तुलना शुक्र से की है। आगे वे कहते हैं, जौलही अम्बही डाभ न होई, तौलही सुगंध बसाई न सोई। कवि कहते हैं कि जब तक आम में नुकीली डाभ, डाभ अर्थात मंजरी नहीं होगी, तब तक उसमें सुगंध भी नहीं आएगी। आम की मंजरी से भी अपनी तुलना ठहराते हुए बताते हैं। आगे वे कहते हैं, कीन समुद्र पानी जो खारा, तो अति भयहु असूझ अपारा। कवि कहते हैं कि समुद्र का पानी खारा है, इसलिए है वह असूझ और अपार है। खारा है तभी तो उसमें कीड़े नहीं लगते, वो निर्मल माना जाता है, पवित्र माना जाता है। और असूझ अर्थात उसका जो ओर और छोर है, उसकी जो सीमा है और उसका जो भरापन है, सभी नदियां आके समुद्र में ही समाहित हो जाती हैं, तो समुद्र को काफी गुण और गंभीर माना जाता है। तो उसी प्रकार व्यक्ति अगर खारा है तभी तो ऐसा है, तो मैं अगर ऐसा हूं तो क्या हुआ। आगे वे कहते हैं, जो सुमेरु त्रिशूल बिनासा, भा कंचनगिरी लाग अकासा। कवि कहते हैं कि जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया, तब तक तो वो सोने का नहीं हुआ, अर्थात उसे भी सोने का बनाने के लिए त्रिशूल से नष्ट किया गया था। जो लही घरी कलंक न परा, कांच होई नहीं कंचन करा। कवि कहते हैं कि जब तक घरिया जो सोना गलाने वाला पात्र है, तो जब तक घरिया में सोने को गलाया नहीं जाता, तब तक वह कच्ची धातु सोना नहीं होती। अर्थात हर महत्वपूर्ण या बहुमूल्य चीज को बहुमूल्य बनाने से पहले उसके साथ कुछ कठिन उपक्रम किए जाते हैं, तभी तो वह खरा सोना बनता है। एक नैन जस दर्पण औ, तेहि निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुख, जो वही कई चाऊ। कवि कहते हैं कि एक नैन के होते हुए
भी दर्पण की तरह निर्मल और स्वच्छ भाव वाले मुझे और मेरे इन गुण की वजह से बड़े बड़े रूपवान लोग भी मेरे चरण पकड़ते हैं और कुछ पाने की इच्छा लिए मेरे मुख की ओर ताका करते हैं। कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि एक आंख के मेरे न होते हुए भी, मेरे रूपवान न होते हुए भी मुझ में इतने गुण हैं कि बड़े बड़े लोग मेरी ओर मुख करके ताका करते हैं और मेरे गुणों की प्रशंसा करते हैं। तो दोस्तों, प्रस्तुत यह जो पद है अवधी भाषा में मसनवी शैली में रचित सूफी काव्य पद्मावत के अंश हैं। इन पंक्तियों में आपने देखा उत्प्रेक्षा, रूपक और अनुप्रास की सुंदर छटा विद्यमान है। आइए अगला पद पढ़ें और उसका भावार्थ देखते हैं। मोहम्मद यही कभी जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। जोरी लाई रकत के लेई, काढ़ी प्रीति नैन जल भेई। आओ मन जाने कबित असकीना, मकु यह रहे जगत महचीना। कहाँ सो रत्न सेनी अस राजा, कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु, कह राघव जेहि कीन बखानु। कह स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। धनि सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे न बासु। के न जगत जस बेचा, के न लीन जस मोल। जो यह पढ़े कहानी, हम संवरे दुई बोल। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले पद में आए कठिन शब्दों के अर्थ को देखें। पीर अर्थात पीड़ा, रकत अर्थात रक्त, प्रेम अर्थात प्रेम, लेई अर्थात गोंद, मकु अर्थात मुझे, कीर्ति, केई किसने, बेचा अर्थात बेचना। यह पद पद्मावत के उपसंहार खंड से लिए गए हैं। इसमें कवि ने अपने काव्य और उसकी कथा सृष्टि के बारे में बताया है। वे कहते हैं कि उन्होंने इसे रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है जो गाढ़ी प्रीति के नैन जल में भिगोई हुई है। तो आइए अब इस पद को पढ़ें और इसका भावार्थ देखते हैं। कवि अपने काव्य के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैंने मोहम्मद यह कभी जोरी सुनावा, मैंने अपने स्वयं के बारे में कह रहे हैं, यह काव्य रचकर सुना जो प्रेम पीरगा पावा, और जिसने भी इसे सुना उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ है। आगे वे कहते हैं, जोरी लाई रकत के लेई, गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई। मैंने इस काव्य को रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है, रक्त अर्थात खून, तथा गाढ़ी प्रीति को आंसुओं के जल में भिगोया है। यह कवि के प्रेम की पराकाष्ठा है। आगे वे कहते हैं, औमन जाने कबित अस कीन्हा, मकुयह रहे जगत मह चीन्हा। कवि कहते हैं कि मैंने इस काव्य की रचना यह जानकर की कि मेरे ना रहने के बाद इस संसार में यह मेरी आखिरी निशानी होगी। कहाँ सो रत्न सेनी अस राजा, कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा। कवि कहते हैं कि न वो रत्नसेन अब राजा रहा और ना ही वह बुद्धिमान सुआ। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु, कह राघव जे कीन बखानु। कवि कहते हैं अब ना ही वह राघव चेतन है और ना ही वह अलाउद्दीन, जिसके यश और कहानी मैं किसी से कहूं। कह स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। और ना ही अब वह सुंदरी, परम सुंदरी पद्मावती रानी रही, उन पात्रों में से कोई न रहा, और अगर कोई रहा तो बस उन पर लिखी हुई कहानी रही। धनिसो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे न बासु। कवि कहते हैं कि वह पुरुष धन्य है जिसकी कीर्ति और प्रतिष्ठा इस संसार में है, उसी तरह वह जीवित है। जिस प्रकार पुष्प के मुरझा जाने पर भी पुष्प का सुगंध रह जाता है, तो मनुष्य के न रहने पर उसकी कीर्ति, उसका यश, उसका मान, उसका सम्मान समाज में जीवित रहकर
आने वाली पीढ़ियों के बीच में उन्हें अवश्य ही जिंदा रखता है। केई न जगत जस बेचा, केई न लीन जस मोल, जो यह पढ़ी कहानी हम सवरे दुई बोल। कवि कहते हैं कि इस संसार में यश न तो किसी ने बेचा है और न ही किसी ने खरीदा है। वे यह भी कहते हैं कि जो मेरे कलेजे के खून से रचित इस कहानी को पढ़ेगा वह हमें दो शब्दों में याद अवश्य रखेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने कर्म के फलस्वरूप ही मनुष्य को यश प्राप्त होता है। तो कवि ने अपने इस पुण्य रचना पद्मावत के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करते हुए ये कहना चाहा है कि इस पद्मावत के जरिए लोग मुझे हमेशा याद रखेंगे। प्रस्तुत पद में अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा, अलंकार की सुंदर योजना है, भाषा अवधि है। तो आइए अब पाठ में आए कुछ प्रश्नों के उत्तर को देखें। कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है? कवि का मानना है कि जिस प्रकार दर्पण में किसी भी मनुष्य के प्रतिबिंब को देखा जा सकता है, उसकी छवि को देखा जा सकता है, तो मेरी एक आंख ही पर्याप्त है इस संसार को देखने के लिए। एक नैन जस दर्पण औ तेहि निर्मल भाव। वे अपने एक नेत्र को दर्पण के समान ही मानते हैं जिससे वे किसी को भी देख लेते हैं। अर्थात यहाँ कवि ने लक्षणा के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि किसी भी व्यक्ति के स्वभाव को देखने के लिए मेरा एक आंख ही पर्याप्त है। तो आइए अगला प्रश्न देखें। पहले कड़बक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है? पहले कड़बक में कवि ने कलंक अर्थात चंद्रमा में स्थित कलंक से अपने एक आंख न होने और कुरूपता की ओर इशारा किया है। कांच से कवि ने बताया है कि जिस प्रकार कांच में कोई अपने प्रतिबिंब को देख लेता है, उसी प्रकार मेरी आंख भी दर्पण के समान है। कंचन से तात्पर्य घर या अर्थात सोना है। पहले कड़बक में व्यंजित जायसी के आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में दें। तो दोस्तों, जायसी का आत्मविश्वास क्या कम है कि उन्होंने सारे संसार को इतने सुंदर सुंदर काव्य से अवगत कराया। उनका मानना था कि वे एक नैन के होते हुए भी इतने गुणी हैं कि सभी उनके काव्य को सुनकर विमोहित हो जाएं, अर्थात मोहित हो जाएं। जैसे चांद सबको प्रकाशित करता है, वैसे कवि का काव्य इस संसार को प्रकाशित करेगा। यद्यपि चांद में भी कलंक है, तथापि कवि में भी कुछ कमियां हैं शारीरिक बनावट में। तो कवि ने उन कमियों को ढकते हुए अपने गुण और प्रतिभा से, आत्मविश्वास से लोगों को चकाचौंध किया। इतना ही नहीं, उन्होंने शुक्र तारे से भी अपनी तुलना की। कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है? उनकी इस इच्छा का मर्म बताएं। कवि ने कड़बक के दूसरे पद में जब उन्होंने कहा कि कहाँ सुरत्न सेनी असराजा, कहाँ सुवा असबुद्धि उपराजा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानो, कह राघो जई कीन बखानो, तो उनका मानना था कि ना अब रत्नसेन रहा, ना वह पद्मावती रही, ना अलाउद्दीन रहा, ना राघव सेन रहा, तो यह कोई नहीं रहा, लेकिन मेरे प्रेम का के पीर का जो यह ग्रंथ है, अर्थात मेरा प्रेम ग्रंथ जो यह पद्मावत है, यह जब तक रहेगा तब तक कवि के यश और कीर्ति को बढ़ाता रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रकत के लेई का क्या अर्थ है? तो कवि ने स्वयं कहा है कि मैंने इस काव्य को रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है तथा गाढ़ी प्रीति को आंसुओं के जल में भिगोया है। ये पूरी लाइन है। तो दोस्तों, जायसी ने जिस समय यह काव्य रचना की होगी, वह समय भारतवर्ष में संक्रमण का दौर था। कवियों के सामने कविता करना सबसे बड़ा चुनौती होता था, और एक ऐसे कवि का जिसके शारीरिक बनावट इस रूप में हो, तो उनका जो जगत में उपहास होता होगा, उसके बावजूद इस कवि की विद्वता की यह पराकाष्ठा, तो रक्त की लेई को लगाना तो स्वाभाविक है। अर्थात उन्हें पल पल पे जो अपमान सहना होता होगा अपने इस बनावट को लेकर, उस पर कवि ने इन पंक्तियों द्वारा इशारा किया है कि इस काव्य को मैंने ऐसे रचा है।
तो दोस्तों उम्मीद करूंगी कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना न भूलें और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंदी, जय भारत।